वेलकम बैक, आपका दोस्त आपको डॉक्टर साबिर अहमद एडवांस एडवर्टाइजिंग की नई क्लास के साथ एक मरतबा फिर आपके खिदमत में हाजिर। आज की क्लास में हम क्रिएटिव साइड देखेंगे एडवर्टाइजिंग की, और ये देखेंगे कोई क्रिएटिव मैसेज डेवलप करने के लिए कौन सी हिकमत अमली अपनाई जाती हैं और कौन सी क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज़ को हम अडॉप्ट करते हैं ताकि हमारा मैसेज क्रिएटिव बने। इस सिलसिले में एडवर्टाइजिंग प्रमोशन एंड प्रैक्टिस एक किताब बुक है, वहाँ से ये लेक्चर अडॉप्ट किया गया है, तो बराए मेहरबानी उस किताब को भी आप रेफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्रिएटिविटी है क्या। एक्चुअली क्रिएटिविटी एक आर्ट, एक साइंस है। एडवर्टाइजिंग का जो क्रिएटिव प्रोसेस है दरअसल वो एक ऐसी साइंस है जिसमें हम एक ऐसा मैसेज डेवलप करते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके और मैसेज इफेक्टिव बनकर प्रोडक्ट और सर्विस की सेल को बढ़ा सके या लोगों में उस सर्विस या प्रोडक्ट का पॉजिटिव इमेज बिल्ड कर सके। इस सिलसिले में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले RIO इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग का एक क्राइटेरिया है जिसमें R हमारे पास रेलेवेंसी यानी रेलेवेंट होना चाहिए, ओरिजिनल हो चीज़, और जो भी आइडिया आप डेवलप कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट हो। तो ROI रेलेवेंट, ओरिजिनल और इम्पैक्ट। तो पहला एलिमेंट आपका किसी भी क्रिएटिव प्रोसेस का ROI होता है। दूसरी बात, हमारा आइडिया इतना ज़बरदस्त हो, हमारा आइडिया बहुत ज़्यादा अफेक्टिव हो जिसको इस्तेमाल करते हुए कोई भी मैसेज अट्रैक्टिविटी की मंजिल को तय करे और वो अट्रैक्टिव बने, और ऐसा मैसेज हो जिससे प्रोडक्ट का नाम या सर्विस का नाम का लोगों के माइंड में जम जाए और लोगों के माइंड में इस तरह हो कि वो जैसे ही उस ब्रांड को देखें तो वो मैसेज उनके कानों में, उनकी आंखों में और उनके दिमाग में घूम सके। उसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ होती है क्रिएटिव लीप। क्रिएटिव लीप हमारे पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी, एक ऐसी स्टेटमेंट है जो ओरिजिनल आइडिया को रिफ्लेक्ट करती है और उसी आइडिया को हम सामने रखते हुए अपनी हिकमत अमली बनाते हैं, हम अपनी पूरी प्लानिंग करते हैं ताकि हमारी एडवर्टाइजिंग की जो कैंपेन है वो पुरअसर हो सके और इफेक्टिव हो सके। और जो बात हम कहना चाह रहे हैं, जो आइडिया हम कहना चाह रहे हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो एडवर्टाइजिंग के मैसेज की सूरत में पोटेंशियल बायर्स तक, कस्टमर्स तक, और जो लोग उस ऐड को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं या ऑनलाइन उसका विजिट कर रहे हैं, वहाँ तक इस ऐड को पहुँच जाना चाहिए। तो तीन बातें याद रखिएगा क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग के प्रोसेस के, ROI, बिग आइडिया और क्रिएटिव लीप। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी एडवर्टाइजिंग या कोई भी प्रोसेस उस वक्त तक इफेक्टिव नहीं हो सकता जब तक वहाँ क्रिएटिव थिंकिंग ना हो। तो इस सिलसिले में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं। क्रिएटिव थिंकिंग से हमारा मतलब ये कि हम ऐसा मैसेज सोचें या ऐसी कॉपी डेवलप करें जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो और अंडरस्टैंडेबल हो। इस सिलसिले में हमें बड़ी क्रिएटिविटी को सामने रखना होता है। हमारे माइंड में जो भी पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए चीज़ें आ रही होती हैं वो भी कई मराहिल से गुज़र कर एक मैसेज की सूरत लेता है। यानी किसी भी मैसेज को डेवलप करने के लिए, किसी भी कॉपी को लिखने के लिए हमें क्रिएटिव थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। वो क्रिएटिव थिंकिंग हमारे पास क्या है? देखिए, सबसे पहले फ्री एसोसिएशन। जो भी आप ऐड बना रहे हैं वो अनरिलेटेड थॉट्स के ऊपर बेस ना कर रहा हो, रेलेवेंसी होनी चाहिए, और जो भी एसोसिएशन आप बनाने जा रहे हैं वो परफेक्शन के साथ होनी चाहिए कि अनरेलेवेंट थॉट्स नहीं होनी चाहिए। डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए। डाइवर्जेंट थिंकिंग से मतलब ये है कि जो भी पॉसिबल ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं वो आप यूज़ करें। एक
कॉपी लिख लेने से या एक मैसेज डेवलप कर लेने से आपके पास मकसद पूरा नहीं होगा। इसका मतलब है आपके पास मैसेज की काफ़ी सारी फॉर्म्स होनी चाहिए। एनालॉजीज एंड मेटाफोर, देखिए हमें ये देखना होगा कि हम जब भी ऐड बना रहे हैं हमें ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखना होगा और ये देखना होगा कि कौन से मार्केट के अंदर न्यू पैटर्न्स हैं और उन पैटर्न्स का हमारी प्रोडक्ट्स या सर्विस के साथ क्या रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो सकता है। हमें इन बातों को बगौर देखना होगा। इसके बगैर हमारी थॉट, हमारी क्रिएटिव थिंकिंग एप्लीकेबल या अफेक्टिव नहीं हो सकती। हमें राइट ब्रेन थिंकिंग से क्या मतलब है, हमें एक ऐसा इनिशिएटिव नॉन वर्बल और इमोशनल बेस्ड थिंकिंग करनी है। मीन्स हमें रिटन वर्ड्स के बजाय ऐसे वर्ड्स, ऐसे इमेजेस, ऐसा नॉन वर्बल या एक ऐसे स्केचिंग यूज़ करनी है जो ब्रेन को जाके इम्पैक्ट डालती हो, यानी उस ब्रांड या उस किस प्रोडक्ट या सर्विस का खाका एकदम जनरेट हो जाए। और ये ज़्यादातर हमें इमेजेस या नॉन वर्बल एलिमेंट्स की सूरत में होता है और इनका ताल्लुक लाजमी तौर पर हमारे इमोशंस के साथ होना चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग में किन किन एलिमेंट्स का ख्याल रखना पड़ता है, यानी कोई भी क्रिएटिव थिंकिंग किन प्रोसेसेस से होके गुजरती है। ये एक प्रोसेस का नाम नहीं है, इसमें मल्टीपल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, आइए इनका जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले क्रिएटिव रोल। आपका क्रिएटिव रोल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे मैंने आपको बताया, पढ़ भी चुके हैं, कॉपीराइटर्स और आर्ट डायरेक्टर्स का होता है। ये लोग क्रिएटिव कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। क्रिएटिव कॉन्सेप्ट का क्या प्रोसेस होता है इसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे, हमारा वो लास्ट लेक्चर होगा। आइए देखिए, ऐसी एग्जीक्यूशन आइडिया की होनी चाहिए थ्रू वर्ड्स, थ्रू कॉपी, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सके और जिसका इम्पैक्ट आपके टारगेट मार्केट पर, आपके ऑडियंस पर ज़्यादा हो। इस सिलसिले में हमें क्रिएटिव पर्सन्स चाहिए होते हैं, क्रिएटिव लोग चाहिए होते हैं जो इस जॉब को फुलफिल कर सकें। देखिए, कॉपी राइटिंग इज़ नॉट अ जोक या स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट एक आसान चीज़ नहीं है। इसके लिए आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो क्रिएटिव थॉट रखते हैं, जो क्रिएटिव माइंड रखते हैं, जो लोगों के जज्बात को समझते हैं और लोगों के नफ्स पर उनका हाथ होता है ताकि वो लोग एक अफेक्टिव मैसेज को डेवलप कर सकें। इस सिलसिले में ये क्रिएटिव सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें वो लोग। उस बंदे में, उस क्रिएटिव पर्सन्स के अंदर विजुलाइज करने की एबिलिटी होनी चाहिए, न्यू एक्सपीरियंसेस जनरेट कर सकें। और जैसा कि हम बात कर चुके हैं, उन ऐसे बंदे में कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। और इस सिलसिले में किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है क्रिएटिव थिंकिंग के प्रोसेस में, इमर्शंस, आइडिएशन, ब्रेन फॉग, कंबशन, एलिमिनेशन एंड इवैल्यूएशन। सारे स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं क्रिएटिव थिंकिंग के। आइए इनको देखते हैं, ये क्या चीज़ें हैं। दरअसल ये क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज से रिलेटेड हमारे पास चीज़ें हैं। सबसे पहले क्रिएटिव स्ट्रैटेजी में क्या इम्पोर्टेंट बात है, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है
किसी भी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी के अंदर आपको सब स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि जो आपने मैसेज डेवलप किया है वो किसी एडवर्टाइजिंग पर्पस से किस तरह फुलफिल हो सकेगा। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी होगी, हमें अपने माइंड में रखनी होगी। आपका एक बिग आइडिया शुड बी क्रिएटिव हो और स्ट्रैटेजिक इश्यूज़ को फुलफिल करता हो, या स्ट्रैटेजिक चीज़ों को जो स्ट्रैटेजीज डेवलप की गई हैं उसके मेयार पर पूरा उतरता हो, क्रिएटिव हो, स्ट्रैटेजिक हो। बिग आइडिया के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। क्रिएटिव स्ट्रैटेजी जैसे कि हमने बात की, हमें ये देखना है कि वो एक ऐड क्या बोल रहा है, उस ऐड के अंदर हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। आइडिया को आप किस तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज़ के अंदर आपने ये देखना है कि किस तरह आर्ट एंड साइंस को आप टुगेदर कर रहे हैं, बिग आइडिया बना रहे हैं, क्रिएटिव हो, स्ट्रैटेजिक हो। क्रिएटिव स्ट्रैटेजी जो भी बात एडवर्टाइजिंग के अंदर कही जा रही है वो मैसेज और स्ट्रैटेजी के दरमियान कोई गैप तो पैदा नहीं कर रही, और फिर इसे आप क्रिएटिवली एग्जीक्यूट करेंगे कि उस आइडिया को किस तरह डिलीवर करना है, उस आइडिया को, उस क्रिएटिव थिंकिंग को, उस क्रिएटिव ऐड को लोगों तक किस तरह पहुंचाना है, उसके लिए कौन से चैनल्स यूज़ करने हैं, क्या ज़राए यूज़ करने हैं। जो आपने क्रिएटिव स्ट्रैटेजी बनाई है, जो क्रिएटिव मैसेज डेवलप किया है, वो क्रिएटिव मैसेज आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुंच जाए। ये यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए, और इस सिलसिले में हमें ये देखना होगा कि मैसेज के कौन कौन से डायमेंशंस हैं। ये देखिए, सबसे पहले परसेप्शन, ठीक है जी, आपको अटेंशन क्रिएट करनी है, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, रिकग्निशन एंड रिकॉल। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी क्रिएटिव आइडिया के लिए इन तीन चीज़ों की बड़ी इम्पोर्टेंट, या इन चीज़ों की बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। ये तीन चीज़ें कौन सी थी? आइए ये देखिए, ये तीन चीज़ें, ठीक है जी, इन्हीं की हम बात कर रहे हैं आगे, ठीक है जी। कॉग्निटिव बिहेवियर, आपने जो भी मैसेज डेवलप किया है उसका ताल्लुक इंसान के इमोशन, उसकी साइकोलॉजी से होनी चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन डिलीवर की जा रही है या जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है वो अंडरस्टैंडेबल हो, और लोगों की साइकोलॉजिकल जो मैपिंग है या साइकोलॉजिकल जो मेंटलिटी है या जो भी स्ट्रेंथ है वो इस काबिल हो कि आपके मैसेज को समझ सके, आपके मैसेज को अंडरस्टैंड कर सके। यहाँ ये मतलब है इस बात का। सिंपली तीसरी चीज़ कि ये अफेक्टिव हो। देखिए, मैंने जैसे अभी आपको बात की, वही एडवर्टाइजिंग सक्सेसफुल होती है जो इमोशंस को टच कर रही हो, जो फीलिंग्स को समझ सकती हो, और जहाँ चीज़ें दिल और दिमाग को असर डाल रही हों, यानी दिल और दिमाग पर असर डाल रही हों, दिल और दिमाग को मुतासिर कर रही हों, वही चीज़ अफेक्टिव या क्रिएटिव थिंकिंग के कैटेगरी को पूरा कर पाती है, या क्रिएटिव कैटेगरी की जो मेयार है उस पर पूरा उतरती है। आपका मैसेज परसुएसिव हो, परसुएशन होती हो, जो एटीट्यूड और ठीक है बिहेवियर को चेंज कर सके, जो भी कन्विक्शंस हैं या जो भी प्रेफरेंसेस हैं आपके कस्टमर्स की, आपकी टारगेट मार्केट की, वो मैसेज वहाँ इस तरह अपनी जगह बनाए कि आपके कस्टमर्स को या जो भी आपकी सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, जो भी आपके ब्रांड को यूज़ करना चाहते हैं, उनको परसुएट कर सके।
ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर ये मतलब है कि आप अपनी ब्रांड, अपने क्रिएटिव स्ट्रैटेजी से अपनी ब्रांड को किस तरह स्टैब्लिश कर पाते हैं और आपकी ब्रांड कस्टमर के साथ किस तरह एसोसिएशन जनरेट कर सकती है, आपकी ब्रांड की किस तरह की आइडेंटिफिकेशन जनरेट हुई है, सिंपली किस तरह आपकी ब्रांड रिकग्नाइज हुई है। यहाँ ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका मैसेज इस तरह इफेक्टिव हो कि वो बिहेवियर को चेंज कर सके और लोग परचेज करने की तरफ बढ़ें और आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सकें। आइए अब हम ये देखते हैं कि हेड एंड हार्ट स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं बच्चों। हार्ट एंड हेड स्ट्रैटेजीज दरअसल हमारे पास हम इस तरह लॉजिकल बिहेवियर जनरेट कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज के थ्रू जो हमारी सेल को बढ़ा सकें, चाहे वो हमारी सॉफ्ट सेल हो या हमारी वो हार्ड सेल हो। क्या होती हैं ये, इसके लिए बेसिक अब 2 अप्रोचेस कौन कौन सी हैं। देखिए, हार्ड सेल जो आपके माइंड को, ठीक है, क्लियर माइंड और दिल को टच कर सके और जो भी रिस्पॉन्स हो वो लॉजिकल हो, लॉजिक की बेस पर हो। सॉफ्ट सेल जिसमें आप इमोशनल अपील्स यूज़ करते हैं और या इमेजेस यूज़ करते हैं जो क्रिएट करता है रिस्पॉन्स। तो याद रहे, हेड एंड हार्ट स्ट्रैटेजीज में ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। ठीक है जी, हार्ट सेल आपके माइंड को टच कर सके, आपके माइंड पे इम्पैक्ट डाल सके, अपनी कॉग्निटिव बिहेवियर को रिस्पॉन्स पे इम्पैक्ट डाले ताकि आपका ऐसा रिस्पॉन्स जनरेट हो ताकि आप चीज़ों को ख़रीदने की जानिब माइल हों। सॉफ्ट सेल जैसे मैंने आपको बताया, इमोशनल अपील्स, ठीक है जी, और आपका रिस्पॉन्स। ये देखिए, इस सिलसिले में एडवर्टाइजर्स दो और चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं। वो 2 टेक्निक्स और कौन कौन सी हैं जो कस्टमर्स के हेड यानी माइंड और हार्ट को इम्पैक्ट डाल सकती हो। पहला लेक्चर इंस्ट्रक्शंस, जो भी आप वर्बली किसी भी ऐड के अंदर दे रहे हैं, यानी आप बेनिफिट्स बता रहे हैं, आप लोगों को आगाह कर रहे हैं चीज़ों के बारे में वर्बली। ड्रामा, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि व्यूवर को आप रेफरेंस दे सके और व्यूवर्स रिलाई करते हैं आपके ड्रामेटाइजेशन पर, यानी आपका मैसेज इस तरह डेवलप किया गया हो कि व्यूवर्स उसे देखकर उसका इम्पैक्ट कबूल करें। ठीक है जी, का इन्फ्लुएंस आ सके। देखिए, क्रिएटिव स्ट्रैटेजी के कितने फैक्ट्स हैं और क्या क्या हैं क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज की ड्राइविंग फोर्सेस। देखिए, क्रिएटिव स्ट्रैटेजी की ड्राइविंग फोर्सेस, ये देखें, पहली फोर्स जो है आपका परसेप्शन है, जिसमें अटेंशन और अवेयरनेस, जिसमें इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो और फिर वो चीज़ हमारी मेमोरी में रहे। जिससे मैंने आपको इसी फोर्स में बताया था। एक और ड्राइविंग फोर्स होती है हमारे माइंड मैपिंग, जिसमें कस्टमर हमारे मैसेज के थ्रू, हमारी स्ट्रैटेजी के थ्रू लर्न करता है प्रोडक्ट्स के बारे में और फिर फोकस करता है प्रोडक्ट्स के क्या क्या फ़ीचर्स हैं, ताकि उन फीचर्स को अपनी ज़रूरत समझते हुए उस प्रोडक्ट को
या सर्विस को ख़रीदने या अवेल करने की जानिब माइल होता है। ये थोड़ा सा मार्केटिंग बेस्ड लेक्चर है, तो आप इसे बिल्कुल लास्ट में पढ़िएगा, बिल्कुल लास्ट में देखिएगा, इसीलिए ये लेक्चर लास्ट में बनाया गया है। देखिए क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज में मैंने पहले बात की थी, क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज के अंदर इमोशंस को टच करता है, साइकोलॉजिकल अट्रैक्शंस जनरेट करते हैं प्रोडक्ट, परसुएशन, कन्विक्शंस। देखिए हमने इन चीज़ों को पीछे डिस्कस किया है। ऐसा ऐड जो परसुएट कर सकता हो और हमारे इमोशंस को टच करता हो, तो ये भी हमारी क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज का पार्ट होते हैं। देखिए ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट्स, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, क्या इमेज बिल्ड कर रहा है, जो भी आपका ऐड बने वो रिप्रेजेंटेशन हो आपकी प्रोडक्ट की, आपकी सर्विस की, ताकि कस्टमर के माइंड के अंदर, आपके पोटेंशियल बायर्स के अंदर उस प्रोडक्ट की पॉजिटिव इमेज जनरेट हो सके और पॉजिटिव थिंकिंग जनरेट हो सके, ताकि उस प्रोडक्ट का एक ऐसा इमेज बिल्ड हो जाए ताकि लोग अगर उस प्रोडक्ट या सर्विस को ख़रीदें या अवेल भी ना करें, तब भी उनकी माइंड मैपिंग आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो चुकी हो। देखिए एसोसिएशन जनरेट हुई हो। देखिए कंपनी की ब्रांड का पॉजिटिव इमेज जनरेट हुआ और जब भी प्रोडक्ट को ख़रीदने की बात आए, यहाँ ये मतलब है, तो आइडा मॉडल आप लोगों ने पढ़ा था, यानी प्रोडक्ट की रिकग्निशन हो, शॉपिंग के दौरान वो प्रोडक्ट या सर्विस लोगों के माइंड में आ जाए और उस सर्विस या प्रोडक्ट को रिकॉल कराने के लिए एडवर्टाइजिंग का इम्पॉर्टेंट रोल हो, यानी उस ऐड ने इस तरह कस्टमर के माइंड को मुतासिर किया हुआ हो या उस कस्टमर की माइंड मैपिंग की हुई हो, ताकि जैसे ही कोई प्रोडक्ट उनकी नज़रों के सामने से आए तो एकदम वो ऐड उस कस्टमर या प्रोडक्ट बायर के माइंड में आ जाए, यानी आपकी कंपनी और ब्रांड का खाका उसके माइंड में बन जाए। ये यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है। और वो बंदा या जो बंदी या जो भी आपका पोटेंशियल बायर है वो प्रोडक्ट को परचेज कर सके। तो यहाँ ये इम्पॉर्टेंट बात है। मैसेज के लिए किन किन अप्रोचेस का ख्याल रखना होगा, ये बातें हम पहले लेक्चर्स में भी कर चुके हैं, लेकिन ये प्योरली स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट से रिलेटेड, आइडिया डेवलपमेंट से रिलेटेड बातें हैं, तो इसको आपने बहुत गौर से देखना है। थोड़ा सा मुश्किल लेक्चर है, थोड़ा सा मार्केटिंग से रिलेटेड लेक्चर है, बट ये हमारी कराची यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन के आखिरी टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। देखिए जो भी मैसेज डेवलपमेंट की अप्रोचेज़ हों उनमें आपको इन क्वालिटीज़, इन एट्रीब्यूट्स का ख्याल रखना है। सबसे पहले शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी सीधी बात की गई हो। जो भी मैसेज डेवलप कर रहे हैं उसमें प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन हो, कंपैरिजन किया गया हो, ठीक है। जैसे कि आप टेलीनॉर और वारिद के ऐड के बिटवीन जो वॉर है वो आप देखते हैं, यूफोन और जैस के बिटवीन जो वॉर है कंपैरिजन बेस्ड होती है। डिटर्जेंट्स वाले में देखते हैं, कोला वॉर में आप देखते हैं, यानी पेप्सी और कोका कोला के बिटवीन जो कोला वॉर चल रही है उसमें देखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, यानी जो भी आपने मैसेज डेवलप किया है उसमें कस्टमर
की प्रॉब्लम को हाईलाइट किया गया हो, जैसे अगर हेयर फॉलिंग से रिलेटेड कोई भी ऐड है उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड यही बात की गई हो जिसके लिए वो ऐड बनाया गया हो। ह्यूमर अपील यानी स्ट्रैटेजी में मिजाह हो, लाइफ को, ठीक है, लाइफ स्टाइल को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, ठीक है जी। स्पोक पर्सन की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, जैसे कि हमने बात की, ऐसे नॉन पर्सनालिटीज़ को एडवर्टाइजिंग में लाया जाता है एज ए मैसेज कम्युनिकेटर या मैसेज डिलीवर चैनल के लिए, ताकि वो बात अपनी कह सके। आप देखते हैं जितने बड़ी प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी में जो सेलिब्रिटीज़ काम करती हैं वो बड़ी वेल नोन होती हैं। टीजर्स आनी चाहिए ऐड के एकदम मार्केट के अंदर, फौरी तौर पर अपने ऐड को पूरी तरह एक ही उसमें ना लाया जाए। वो स्ट्रैटेजीज सक्सेसफुल होती हैं जिसमें ग्रेजुअली पूरे ऐड को या प्रोडक्ट के बारे में पूरे मैसेज को स्टेप बाय स्टेप लाया जाता है। कि जी शॉक वर्सेटिंग जिसमें आप चीज़ों को मैनेज करके चला रहे हों। ठीक है जनाब, आइए अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए मैंने अभी जो बातें की, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, डेमोन्स्ट्रेशन हो, कंपैरिजन हो, ठीक है जी। शॉक वर्सेटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसका मतलब है कि आप अपने ऐड को डेलिबरेटली या आप इस तरह प्रेजेंट करें कि लोगों को ऑडियंस वायलेट कर रहे हो नॉर्म्स एंड ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज़ की। इसमें डेलिबरेटली किया जाता है इस चीज़ को कि जी नॉर्म्स और पर्सनल वैल्यूज़ को, ठीक है जी। प्लानिंग एंड मैनेजिंग द क्रिएटिव स्ट्रैटेजी, ठीक है जी। क्रिएटिव ब्रीफ मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, क्रिएटिव ब्रीफ, ठीक है। जब हमारी स्ट्रैटेजी डेवलप हो जाती है, हमारा आइडिया पिचिंग का कॉन्सेप्ट हो जाता है, इन दोनों चीज़ों पे हम अलग अलग बात कर चुके हैं, लेकिन क्रिएटिव ब्रीफ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब आपने अपनी स्ट्रैटेजी को कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है। उस सिलसिले में ये तमाम बातें क्रिएटिव डिसीजंस में, यानी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी जब फाइनलाइज हो जाए तो इन तमाम बातों का आपने ख्याल रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो, आपकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन के, मार्केटिंग कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स मैच हो रहे हो, आपको अपनी टारगेट मार्केट के बारे में पूरा पता हो, आपको ये पता हो कि आपके प्रोडक्ट की पोजीशनिंग क्या है, उसी बेस पे आप अपनी प्रोडक्ट को स्टैब्लिश कर सकते हैं मार्केट में। आपकी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी डेवलप हो, जो भी आपने सेलिंग प्रॉमिसेस किए हैं, जो भी आपके माइंड के अंदर चीज़ें हैं, वो इस जगह फुलफिल हो रही हों, और आपकी एग्जीक्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ऐसा ऐड बनाए, ऐसी स्ट्रैटेजी हो जिसमें परसेप्शन और मोटिवेशनल लेवल्स को मीट किया गया हो। ये बात भी आप ऐड कर लीजिएगा काइंडली, ठीक है जी। देखिए प्लानिंग एंड मैनेजिंग द क्रिएटिव स्ट्रैटेजी, इसमें ये कुछ बातें हैं, इसको आपने देखना होगा। मैसेज की एग्जीक्यूशन बिल्कुल परफेक्शन के साथ हो,
यानी जिस चैनल से आपने उस ऐड को कस्टमर्स तक, कंज्यूमर्स तक पहुंचाया है, वो मैसेज इफेक्टिव हो और वेल प्लान्ड हो। जैसा कि आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं और आपको SMCRE के चैनल के बारे में भरपूर तरीके से चीज़ों का पता है। देखिए, मैसेज की जो टून हो वो इतने इस हद तक इफेक्टिव हो कि लोगों को लगे कि ये हमारे लिए है, यानी कस्टमर्स के इमोशंस और एटीट्यूड की रिफ्लेक्शन आपके उस ऐड के अंदर नज़र आनी चाहिए। आपको इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग में क्या कुछ हो रहा है, इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग में क्या कुछ चल रहा है, उन तमाम बातों का यहाँ तस्करा करना होगा। और तमाम एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स का आपने ख्याल रखना होगा, ताकि आप जब भी अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को की कैंपेन को एग्जीक्यूट करें, यानी लोगों तक मास मीडिया चैनल्स के थ्रू पहुंचाएं, तो वो इफेक्टिव हो और टारगेट मार्केट तक आपका मैसेज बगैर किसी बैरियर्स के, बगैर किसी हर्डल्स के डिलीवर हो सके। यहाँ ये बात कही जा रही है। अब आपने ये देखना है कि कौन सी कैंपेन लोगों के मेयार पर पूरा उतरती है, फिर ये आपके ऊपर देखना होगा। इसलिए हम कॉपी टेस्टिंग की बात करते हैं, या स्ट्रक्चर एनालिसिस, या ये कह लीजिए ऑडियंस एनालिसिस करते हैं, या हम प्री टेस्टिंग करते हैं। मार्केट में अपनी कैंपेन को ले जाने से पहले इसे थोड़ा बहुत टेस्ट कर लिया जाए, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारी कैंपेन के अंदर क्या वीकनेसेस हैं, और जो वीकनेसेस हैं वो अर्लियर स्टेज पर दूर कर ली जाएं। तो ये एक क्रिएटिव स्ट्रैटेजी का इम्पोर्टेंट तरीन पार्ट होती हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपने दोस्त, अपने होस्ट डॉक्टर साबिर अहमद को इजाज़त दीजिए। इस लेक्चर को आप थोड़ा मुश्किल पाएंगे। अगर इस सिलसिले में कोई इश्यूज़ हो तो आप काइंडली मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास।